बाद हमने क्या क्या बात किया था, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की भी बात की थी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि हम एक चीज़ पढ़े थे कि हम क्या किया कर रहे थे, पीरियड की बात कर रहे थे, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे थे। ठीक है, अलोंग द पीरियड में बात कर रहे थे। सेकेंडली हम क्या बात कर रहे थे, अलोंग द ग्रुप। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा, अलोंग द ग्रुप कैसी होती है। ठीक है, अलोंग द ग्रुप में हम क्या क्या बात किए थे, कोई बताएगा? अलोंग द ग्रुप में क्या होती है, हमारी एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके और 3D से 4D में आने पे कैसी होती है, इंक्रीज होती है। बट 4D to 5D आने में क्या हो जाती है, जो इसकी एटॉमिक साइज है वो कांस्टेंट हो जाती है। रीज़न मैंने बताया था, शिल्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस जो हमारी क्या है, जेड इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कैसी होती है, दोनों कैसी हो जाती है, एक इंक्रीज होती है और एक क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। तो दोनों क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या हो जाता है, 4D और 5D आने पे उनकी जो वैल्यू है, एटॉमिक साइज है, वो कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये हमने बात कल कर लिया था। ठीक है, अब लेंथेनाइट संकुचन मैंने क्या बताया था, क्या होता है, क्या होता है, जो एफ एलिमेंट्स है उसकी जो शील्डिंग पावर होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की जो पावर होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है, कम होती है। जिसके रीज़न से क्या होता है कि आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसी हो जाती है, इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, इसमें कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है नीचे। जिसके रीज़न से इसमें क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज में क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। फिर हमने तो ये सारी चीज़ बात कर ली कि 3D to 4D, 4D to 5D आने पे ये सारी चीज़ें होती है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो उसकी साइज, हमने ये चीज़ बात कर लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयरन विभव की भी हमने बात की थी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है जो हमारे किसी भी एटम है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से हमें किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है, जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। सो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इतना हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने बात किया था साइज ऑफ एटम, इस एटम की साइज अफेक्ट करती है। सेकेंडली हमने बात किया था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट करती है। क्या क्या, साइज ऑफ एटम और दूसरी क्या, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो साइज ऑफ एटम जब क्या होगी, बढ़ेगी, तो इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल्स की जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। जिसके रीजन से क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहां से हम इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, हमने ये बात किया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने क्या बात किया था कि जो वैल्यू है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले स्टेबल हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि किसी भी एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ठीक है, रिमूव करने के बाद भी अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है, स्टेबल है, तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब हम रिमूव कर लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है, तो कैसी हो जाएगी, उसकी एपी वैल्यू कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतना हमने बात कर लिया था। देन उसके बाद हमने बोला उसकी कंपेरिजन पढ़ा था। ठीक है, कैसे हम कंपेयर करेंगे इसकी, तो हमने कंपेयर किया था किससे, एस ब्लॉक के साथ। तो हमने देखा, हमने बोला था कि कैल्शियम 20,
ठीक है, किसकी बात की थी हमने? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं आउटरमोस्ट सेल की तो क्या आ जाती है? 4s2। ठीक है, देखो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेंगे, 4s से हम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तब भी ये क्या है? ये क्या है? आर्गन इनर्ट है और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, मतलब ये कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं किसकी? स्कैनेडियम की, ये तो क्या है? एस ब्लॉक है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक है। ये क्या है? हमारी डी ब्लॉक का है, 3D ब्लॉक। ठीक है, कौन सी है? हमारी 3D ब्लॉक की है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होता है। ठीक है, तो हमने बात किया था आउटर मोस्ट में 3D1 4s2। तो देखो अगर हम आउटर मोस्ट सेल से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3D में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके रीजन से ये क्या हो जाएगा? कम स्टेबल, मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, कंपेयर समझ में आ गया कि क्या हो जाती है? कैल्शियम की जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो मतलब एस ब्लॉक की जो स्टेबिलिटी होती है वो डी ब्लॉक की स्टेबिलिटी से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। इतना हमने बात कर लिया। और हमने ये भी बात की कि जब भी कोई हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहता है, ठीक है, वो कैसी होती है? स्टेबल होती है। फिर हम आज बात करेंगे रिएक्टिविटी की। समझ में आ गया कल हम लोग क्या क्या बात किए थे? अब हम क्या बात करेंगे? रिएक्टिविटी की, और कैसे रिएक्ट करता है किसी के साथ। ठीक है, तो देखो ऐसे एलिमेंट जिसकी कैसी होगी? आईपी वैल्यू कैसी होगी? लो होगी। आईपी वैल्यू मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी लो होगी। ठीक है, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी वो कैसी रिएक्ट करेगी? कोई बताएगा? आयनन विभव जिसकी कम होगी उसका रिएक्शन, उसकी अभिक्रिया कैसी होगी? उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। मैंने बात किया है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या? रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तो रिएक्टिविटी में बात किया हमने जिस एलिमेंट्स की आईपी वैल्यू कैसी होती है? लो होती है। क्या होती है? आईपी वैल्यू लो होती है किसी एलिमेंट्स की। ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है। इट मीन्स कि एक ऐसी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वैद्युत धनात्मक है। ये कैसी है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हमने इतना बात कर ली कि किसी भी एलिमेंट्स की जब आईपी वैल्यू मतलब किसी भी तत्व की जब आयनन विभव कम होगी तब उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? हाई होगा, ज़्यादा होगा। इतना बात समझ में आ गया? अब आईपी वैल्यू कैसे लो होगी? जब एटम की साइज कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये तो सारी चीज़ें कॉमन सी बात है, आपको आनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं वहाँ से किसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे? ऐसे ही जब आईपी वैल्यू लो हो गई, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी हो गया, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसी होगी? इजिली रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? मतलब क्या हो रहा है? अपने आप को ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। ठीक है, अपने आप को क्या कर ले रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, रिमूव करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, क्या करेगा? मतलब एक्सेप्ट करेगा, लेगा जब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी हो जाएगी? इसमें रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो गया।
इतना समझ में आ गया। और हमने ये भी बात किया था कि आईपी वैल्यू होती है जो एस ब्लॉक की, तो उसमें से हम क्या होते हैं वो हमने बात की कि कैसी होती है, वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। सेकंड, जब वीक रिड्यूसिंग एजेंट आती है, ठीक है क्या, जब वीक रिड्यूसिंग एजेंट आती है तो क्या होती है, वहां से हम एस ब्लॉक तो पहले ही बात कर लिए हैं कि एस ब्लॉक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होती है वो, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर हमने बात किया है कि जो वीक रिड्यूसिंग है क्या, डी ब्लॉक, हमने बताया था स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, हमने स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताया था, तो उसकी कैसी होती है मतलब वीक रिड्यूसिंग डी ब्लॉक, आईपी कैसी होती है किसकी, आईपी हायर देन एस ब्लॉक, सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिमूव इजिली, तब हम क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजिली वहां से रिमूव नहीं कर पाएंगे, कहां से, डी ब्लॉक से। इतना समझ में आ गया, नोट कर लो। फिर हम इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमारी सीरीज है उसकी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसी को ही रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी मीडियम को समझ में आ रहा है क्या, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से उनको समझ में आ रहा है ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें बात करते हैं, चलो, कि हम जानते हैं कि हम किसी भी सेल के एक इलेक्ट्रोड की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेल में कैसी होती है, दो इलेक्ट्रोड होती है, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हम कभी भी किसी सेल की सिंगल इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये सब क्या है आप लोग जानते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब हम सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जब सेल बनाते हैं, तो हमें क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, कैसी होती है, दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, तो दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको क्या लिया, एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना, ठीक है, क्या माना, एज अ स्टैंडर्ड मतलब मानक इलेक्ट्रोड माना किसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो जब इसका सेल का फॉर्मेशन कराए, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी क्या होगी, हमने एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल दिया, एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ किसकी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ किसकी, इलेक्ट्रोड की, ठीक है, किसकी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने बात किया कि क्या होता है, हमने साइंटिस्ट ने बोला कि हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया, तो उन्होंने किसके लिए लिया कि जो हमारी क्या है यहाँ पे हमारे जो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड की मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी विभव, उसको क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी कैलकुलेशन हुई तो हमने बोला कि क्या हुआ, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होती, ई नॉट की वैल्यू कैसी होती है, 0। कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, इतना बात कर लिया। मेटल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक की अगर हम बात मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ डी ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी, मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी धातु इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं, किसमें, डी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग होगी किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ होगी, जिससे क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे, क्या लेंगे हम, डी ब्लॉक का मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे, तो मान लो ये आपकी क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड का हम किसके साथ फॉर्मेशन, जब हम मेटल इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, किसके साथ पेयरिंग कराएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पेयरिंग कराएंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा एक सेल। ठीक है, हमने बोला पेयरिंग ऑफ डी ब्लॉक मेटल जो है पेयरिंग करता है किसके साथ, इलेक्ट्रोड हो गई यहाँ पे। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड पेयरिंग विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या बनता है, हमारा सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेल बनता है, जो हम बैटरी वाली सेल यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बोला कि क्या होता है, मेटल किसके साथ करती है। अब देखो मैं H+ यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, H+ क्यों लिख रही हूँ, कोई बताएगा मुझे H+ मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन क्यों लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को किसी एसिड या फिर वाटर में क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो H+ आयन देता है। ठीक है, चाहिए तो या तो ये वाटर से मिल सकता है या फिर ये एसिड से मिल सकती है, एसिड मतलब HCl भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा 11th-12th में भी, अभी अब ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें भी आप ये प्रैक्टिकल करते हो। तब ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, मेटल और H+ आयन से जब ये रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, ये तो अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये कैसा होगा। अब हमने बात किया कि मेटल जब क्या करता है, पेयरिंग करता है, तो ये चीज, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये सारी चीजें भी हम बताएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें कैसी होगी, मेटल होगी, तो मेटल क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये मेटल है हमारी। ठीक है, तो मेटल क्या हो जाएगा, प्लस आयन में हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। पहला स्टेप है ये। ठीक है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप है। फिर हमारे हाइड्रोजन आयन इसको क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन जो आयन है उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ये H2, और ये H2 क्या हो जाएगा,
ये H2 गैस, ये क्या हो जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में बन जाएगा और ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या इतना? फिर ये क्या हो जाएगा, ये आगे इसकी रिएक्शन बताती हूं मैं। ठीक है, ये आगे रिएक्शन तो क्या हो गया, M प्लस H प्लस क्या बन जाएगी यहाँ पे, M प्लस प्लस H2 क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मेटल की जो है क्या हो रही है, सॉरी मेटल टू मेटल क्या हो रही है यहाँ पे, अब चयन कहाँ पे होगा बताओ जल्दी। यहाँ का क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है बताओ जल्दी, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है इतना। तो ये क्या करती है, मेटल क्या बिहेव करती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करती है मेटल, ये जो मेटल है कैसी बिहेव करती है, एक ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण एजेंट की तरह क्या करती है, ये बिहेव करता है। इसकी तरह ये क्या करता है, काम करने लग जाता है। तो यहाँ इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, इतना हमने बात कर लिया। फिर हमने बोला कि जब क्या हो रहा है, हमारी जो ये M प्लस है, ठीक है, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। क्या हो रही है हमारी, ये ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होने पे ये क्या हो जाएगा, जब इसमें हमने बात की कि जब सेल की रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बताती हूँ। ठीक है, हमने क्या बात किया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जब कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, हमने बोला कि जब किसी भी सेल की आयनन विभव केमिस्ट्री का लिया, केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक लाना है, ओके मैं बताऊंगी केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लानी है, हिमांशु नेता। ठीक है, हमने क्या बात की लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल में क्या हो गया, आपको आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा आपको कौन सी बुक लानी है हिमांशु। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जब कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जो इसकी रिएक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड होती है, इधर होती है। ठीक है, कैसी होती है इसकी रिएक्शन, रिएक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होती है। कैसी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होती है। ठीक है, किधर होती है, जैसे यहाँ से रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ है, अगर ये कैसी है, किसी सेल का जो आयनन विभव है वो कैसी होगी, जब नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इधर वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई नॉट, अगर ई नॉट की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगा, तब वो कैसा होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, सॉरी रिवर्स डायरेक्शन पे इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन पे, रिवर्स डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है क्या सबको? एक बारी हैंड रेस करेंगे जिसको समझ में नहीं आया है।
ठीक है, हमने क्या बोला कि जो सेल का आयनन विभव है अगर वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, तब वो कैसा होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन पे होगा। मतलब कैसा हो जाएगा, वो वापस वहीं से वापस मुड़ेगा। तो हम बोलते हैं ना रिवर्स डायरेक्शन। ये पहले फॉरवर्ड गई, फिर जिसको आप लोग मे बी अनुत्क्रमणीय बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या होता है जब किसी सेल की जो किसी सेल की क्या होती है, आयनन विभव जब नेगेटिव होती है तब कैसी होती है, रिएक्शन उसमें कैसी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होती है। और जब उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है तो क्या होती है, वो रिवर्स डायरेक्शन पे होता है। इतना बात हमने कर लिया। तो ये मेटल आयंस किसकी तरह बिहेव करती है, ऑक्सीडाइजिंग एटल। इतना तो हम बात कर चुके। अब हम बात करते हैं ऑल मेटल्स। ठीक है, सारे मेटल्स की, किसकी, डी ब्लॉक की, 3D सीरीज के। हमने फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं तो 3D सीरीज के क्या होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके E नॉट की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये उन्होंने दिया था। एक्सेप्शन है इसका कॉपर 2+। क्या है इसका एक्सेप्शन, कॉपर 2+ है। हमने बात किया कि जो 3D सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं वो कैसी होती है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उसका एक्सेप्शन, उसका अपवाद है कॉपर 2+। कॉपर 2+ का उसकी जो आयनन विभव होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव नहीं होता है। सॉरी, आयनन विभव बोलती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव नहीं होती है। इतना समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि जब H2+ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो M+H+ बनाती है। इतना समझ में आ गया। चलो मैं यहाँ पे आपको इसको बता देती हूँ। क्या होता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेटल के साथ रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है, तभी ये क्या बनाता है, क्या बनाएगा, M+H+। तो यहाँ क्या होना चाहिए, H2 गैस रिमूव होनी चाहिए। हमने बात किया था कि इसमें क्या होता है जब ये मेटल और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका रिएक्शन जब होता है तब क्या होता है, उसमें H2 गैस बनती है और वो गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलती है, ये H जो है हमें किससे मिलती है, या तो हम एसिड में उसको डुबा के रखते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डुबा के रखे रहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इसका ये है कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स आयन हैं वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, HCl के साथ या फिर वाटर के साथ। ऑल मेटल्स नॉट रिएक्ट विद H2 और HCl और एसिड। ठीक है, मतलब सारे मेटल्स आयन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसके रीजन से H2 गैस क्या होती है, रिमूव नहीं होती है। वैसे ही उसका एक्सेप्शन है कॉपर 2+। क्या है, कॉपर 2+। जबकि होना चाहिए, हमने बात किया था कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, कोई भी मेटल आयन क्या करती है, एसिड या फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, वो H2 गैस रिमूव करती है। बट इसके कंडीशन में H2 गैस रिमूव नहीं होता। किसके कंडीशन में, कॉपर 2+ की कंडीशन में। तो हमने ये बात कर ली कि जितने भी मेटल आयंस होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, हमारे वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। मतलब हमारी जो फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि जितने भी क्यों होता है ये रीज़न, सारे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेटल आयन के पास क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। रीज़न क्या है इसका कि सारे के सारे मेटल क्यों उसके साथ रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ। तो पहला कंडीशन उनके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, एक परत रहती है, ठीक है, जो उसको क्या करती है, एक कवरिंग होती है जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरी बात उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब उसकी आयनन विभव और वेपराइजेशन वैल्यू है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, हाई होती है। हाई हो गई मतलब क्या होगी, उसकी जो हाइड्रेटिंग एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। वो ज़्यादा हाइड्रेटेड, जब वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, जब वाष्पीकरण हो रहा है तो हाइड्रेटेड होगा क्या,
नहीं तो जो हाइड्रेटिंग वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रेटिंग मतलब उसकी जो हाइड्रोजनीकरण होगी वो कम कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात हमने कर लिया। फिर आयंस जिसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वेपराइजेशन हो गया, हाइड्रेटिंग नहीं हो रहा है तो उसमें डिसॉल्व होगा क्या, आयंस नहीं हो पाएगा। सो इसी रीजन से हमने बोला कि सारे मेटल आयन वाटर और किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका रीजन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। एक और प्रॉपर्टीज है, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना सबको समझ में आ गया होगा, मे बी आ गया क्या सबको समझ में। चलो नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात करेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई बताएगा क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन टर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम दिया था किसने, एंटोन लीवॉइजर ने। किसने दिया था, एंटोन लीवॉइजर ने। किसके लिए, कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, तो क्या करने के लिए, किसी भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है किसी की सब्सटेंस के साथ, तो उसकी जो रिएक्शन को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म यूज किया था। ठीक है, किसने दिया था सबसे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट जी, ऑक्सीडेशन टर्म है हमारी, क्या है, गिवन और प्रपोज बाय लिख सकते हो आप, एंटोन लीवॉइजर। ठीक है, किसने दिया था, एंटोन लीवॉइजर ने दिया था। किसके लिए, टू सिग्निफाई द, यस मैम, ओके पूजा देवांगन आप बोलिए क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, किसकी करने के लिए, टू सिग्निफाई द रिएक्शन ऑफ, किसके लिए यूज किया था इन्होंने, टू सिग्निफाई द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। ठीक है, विद ऑक्सीजन। इतना समझ में आ गया। सो हम ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, या फिर हम एलिमेंट्स है तो क्या करती है, जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है वो क्या शो कराती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्या होता है इसमें शो होता है। मतलब सारे एलिमेंट की बात करें फर्स्ट सीरीज की, तो सारे एलिमेंट्स क्या होगी, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, वरी करता है, ये वेरिएबल है, बहुत सारी है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर गेन और लूज in order to form a chemical bond with another atom is called oxidation state। ये थी। ठीक है, तो हमने बात किया कि क्या होती है, किसी भी एटम, ठीक है, कोई भी जब एटम क्या करता है, अपने से जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, आयंस लग जाते हैं। ठीक है, चार्ज लग जाता है। तो वो क्यों रिमूव या फिर क्यों वो देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है,
क्यों? क्योंकि दूसरों के साथ क्या, दूसरे एटम के साथ उसको क्या करना रहता है, बॉन्डिंग बनाना रहता है। ठीक है, क्या करना रहता है उसको, केमिकल बॉन्ड बनाना रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम बोल सकते हैं कि इतने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दूसरे एटम के साथ हमें उसको केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, एक एटम से हम जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं या फिर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज दैट एन एटम और आयन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम कंपाउंड। जब किसी अपने कंपाउंड से क्या हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, जब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है या फिर गेन हुआ है, मतलब जितने उसमें चार्ज लग रहे हैं, चाहे वो माइनस चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। देखो मैंने दो है तो सेम, बट क्या हो गया, कुछ एक इजी हो गया तुम्हारे लिए और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड्स ऐड हुए थे, इसमें कम वर्ड्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो मैं बताऊंगी, जैसे एग्जांपल्स है आपका MgCl2। क्या है, MgCl2 एग्जाम्पल है इसका, MgCl2। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये कितने करते हैं, Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है प्लस Cl2-। ठीक है, इतना होता है आपका। तो देखो इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम का 2 है और क्लोरीन का 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या है इसकी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, किसकी, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +2। Mg+2 भी लिख सकते हो और Mg+2 भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समझ में आ गया। तो आप यहाँ तो आपको इस तरह से था, अब क्यों हुआ, रीजन क्यों, क्योंकि उसको क्या करना था, इसके साथ बॉन्ड बनाना था, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो देखो अब मैग्नीशियम की होती कितनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बताओ जल्दी। 12 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 10 और 2 12। तो हमने क्या बोला कि इससे क्या होती है, रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीशियम +2, मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके जैसे हो जाएगा, ये अपनी स्टेबल हो जाएगा ये। और इसके साथ क्या हो गया, इसका जो ये क्या कर रहा है, केमिकल बॉन्ड किसके साथ शेयर कर रहा है, क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। इतना समझ में आ गया, नोट करना है कर लो। क्या होती है, हम ट्रांजिशन सीरीज में हमने बात किया, हमने तो बाकी में हम क्या देख रहे थे कि दूसरे एलिमेंट्स में हम कर रहे थे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो क्या करते हैं हम प्री ब्लॉक, उसके लास्ट ऑर्डर ऑफ सेल से हम क्या कर रहे थे, वैलेंस सेल से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। बट हम अगर ट्रांजिशन सीरीज की बात करें डी ब्लॉक में, तो हम क्या करेंगे, NS से भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, S ब्लॉक से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एज वेल एज N-1D, मतलब डी ब्लॉक से भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो 3D में क्या है, जो 3D सीरीज है, मतलब हम वहां से क्या करेंगे, 3D ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो क्या होगी, इसकी एनर्जी कैसी होती है, अब डी से क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी तो वैसे लो होती है, एस ब्लॉक की कैसी होती है, एस ब्लॉक की एनर्जी लो होती है। एज वेल एज हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक की है उसकी भी एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, मतलब एस और डी ब्लॉक की एनर्जी में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, जिसके रीज़न से हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक से भी हम एलिमेंट रिमूव करते हैं, डी ब्लॉक से भी हम एलिमेंट क्या करते हैं, निकालते हैं। सो हम बोल सकते हैं जो उसकी एस और डी ऑर्बिटल की जो है, ठीक है, 3D सीरीज में एस और डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है।
ठीक है, तो पहले हम किससे निकालेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहले हम किससे निकालेंगे, एस ब्लॉक से निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जब एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, पूरे निकल जाएंगे तब। ठीक, इतना समझ में आ गया, निकाल लेंगे। तो एस ब्लॉक से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन मिलेगी हमें, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी हमें। तो अगर एस ब्लॉक से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जल्दी, एस में कितने होते हैं, हम लिखते हैं ना NS 0 to 2, मतलब 2 होता है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई, मतलब क्या, कैसा ऑक्सीडेशन देगा, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। कैसा देगा, +1 और +2। एस की बात करें तो हम किसकी, NS की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी में एस की। और अगर हम डी की बात करें, ठीक है, डी की बात करें तो ये क्या करेगा, +3 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, ये देगा, क्या करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ऑक्सीकरण अवस्था देगा। ठीक है, ये कैसे, अब तो मैंने बता दिया 1s2 2s2 पे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिग्रेशन निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तब हमने ये सारी चीजें बता दी। फिर हमने बताया कि डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी 1 to 10, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें से हम रिमूव कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जा रहे हैं, ऑफकोर्स एस क्या हो जा रहे हैं, आपके एस ऑर्बिटल में चले जा रहे हैं। तो 8 अभी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या कर लेंगे हम, तो 3+3 से +7 तक की क्या कर देती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट देती है डी ऑर्बिट, अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो। इतना सबको समझ में आ गया। और हम इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव करेंगे वहां से, तो हम रिमूव करेंगे क्या, एस ब्लॉक से, क्या है, एस ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है, एस ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। एज वेल एज हम क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वही रिमूव होंगे, कहाँ से, डी ऑर्बिटल से। तो हम बोल सकते हैं ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम डी ऑर्बिटल। ठीक, इतना समझ में आ गया, क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, इतना बात कर लिया। अब हम चलो 3D सीरीज में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो पहली कौन सी आती है हमारी, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बोलते जाओ सीरीज कैसी आती है, सीक्वेंस बोलो। ठीक है, यही आता है, क्यों किसी को नहीं पता है क्या ये, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फरारी कोई क्यों नहीं जाने। ठीक है, ये आपका 3D सीरीज मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात किया कि इसकी कितनी कितनी होती है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, इसकी किसकी होती है, हमारी मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीज की होती है +2 +3 +4 +5 +6 +7। यही हम बात करें तो ये क्या देगी, +2 देगी, +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4, और ये क्या देगी, +2 और +3। ऐसे ही हम बात करें तो इसमें कितनी होगी, +2 +3 +4 +5 +6
और जिंक क्या देती है, ओनली 2 देती है। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और क्या है, +2। ठीक है, क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। इसकी रीजन बता देती हूँ क्यों है ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि जिंक ओनली 1 ऑक्सीडेशन क्यों देते हैं, वो है क्या है आपकी +2 ऑक्सीडेशन। क्यों देते हैं ये +2 ऑक्सीडेशन? चलो इसकी वैलेंस सेल की हम बात करें तो कितनी आएगी, 4s2 3d10। ठीक है, 4s2 3d10 आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, तो कितनी आएगी। अब कैसे, तो देखो AR आर्गन की कितनी होती, 18, 90, 20 और 20 + 10 30। ठीक है, 30 हो गया यहाँ तक। तो हमने बात किया कि आउटर मोस्ट सेल से तो क्या करेगी ये, 4s से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है, 4s से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3D में, फिर भी क्या हो जाएंगे हमारे 3D में 10 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी क्या रहे, बच रहे हैं, जो कैसी है, पूरी तरह से स्टेबल है, जो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी रीजन से ये क्या कर देता है, ओनली, तो हम क्या कर रहे हैं, 4s से जब हम इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है। इसी रीजन से जिंक में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इतना समझ में आ गया। फिर कॉपर 2+, कॉपर 3+, इसका भी है। कॉपर की सेम आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सबसे हायर किसकी होती है, मैग्नीज की। ठीक है, हाई ये पूछता है, हाई आपके जब वाइवा वगैरह होता है तो पूछता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। कितनी, +7। कितनी होती है, +7। ठीक है, अब देखो हमने बात किया कि हम क्या करते हैं, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट रिमूव, जब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं यहाँ तक, तो क्या हो रही है, इसकी वैल्यू जो है हायर ऑक्सीडेशन जो है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है, लिखना पड़ेगा मुझे ये, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है कैसी हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे ये क्या हो जा रही है, यहाँ से यहाँ जाने पे ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कैसी हो रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैग्नीज पे, मैग्नीज तक क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, 3 4 5 6 फिर 7, फिर यहाँ से क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, 6 5 4 3 2। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो कॉपर +2 +3 किस कंडीशन में देता है, तो इसकी कौन सी स्टेट ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, तो इसकी कॉपर +2 वाली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा, +2 वाला कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। होगा क्या, तो इसके जब ये बनाता है कॉपर 2+ और कॉपर, ठीक है, कॉपर + कॉपर 2+, तो क्या करते हैं हम इसे, एक का बोलते हैं हम क्यूप्रिक और एक को बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। जब कॉपर प्लस देता है तो हम इसको क्यूप्रस बोलते हैं, और कॉपर 2+ देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। ठीक है, ये आप कभी कभी आप पढ़े होंगे। तो कॉपर में 3D में कितने, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसमें कॉपर प्लस हो जाएगा। 2 और 3 किस कंडीशन में होगा, जब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नॉर्मल होती है उसमें कैसी हो जाएगी, वो 4s2 3d9 कैसी हो जाएगी, 4s2 3d9। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक D से निकल जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉपर का 3+, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जो कैसी है, कैसी है, लेस स्टेबल है। और जो हमने बोला कि 4s1 और 3d10 में वो कैसी है, मोर स्टेबल है। ठीक है, इजी रीजन से बोलते हैं कि जो आपके +2 वाली है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है +3 के कंपैरिजन में, इसमें कॉपर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किसकी बात करेंगे,
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। और कल हम क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, चलो, थैंक यू।